प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज अनिल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रसायन विज्ञान के पहले अध्याय ठोस अवस्था से संबंधित समस्याओं का हल करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी मैंने पढ़ा और आपके कई मैसेज भी आए कि हम नोट्स किस प्रकार से बनाएं, और जो प्रश्न हमने व्हाट्सएप पर पूछे थे उनके उत्तर भी हम इस भाग में देने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम इन सभी समस्याओं का हल करेंगे। अभी तक हम ठोस अवस्था के 6 भाग पढ़ चुके हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा था ठोस अवस्था होती क्या है। ठोस अवस्था के पहले भाग में हमने यह पढ़ा था कि द्रव्य क्या होता है और ठोस को परिभाषित किया था। जिस प्रकार से ये मैंने आपको समझाया था, ठीक उसी प्रकार से आप सभी को नोट्स बनाने हैं। ऊपर हमने द्रव्य के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद ठोस अवस्था को परिभाषित किया। इसी तरह से आपको ये कॉपी में नोट्स बनाकर इस पाठ की शुरुआत करनी है। अब बात करते हैं हम भाग 2 की। भाग 2 में हमने पढ़ा ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। तो सेकंड टॉपिक आप डालेंगे ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। अब इसमें मैंने 7 पॉइंट लिखे। इस 7 पॉइंटों में मुख्य चीजें मैंने आपको यहां पे लिखी। नोट्स बनाते समय या परीक्षा में उत्तर देते समय आप इसे सेंटेंस में लिख सकते हैं, पर मेन टॉपिक यही रहेगा, मेन चीज यही रहेगी कि ठोसों में एक निश्चित आकृति होती है। ये सेंटेंस बनेगा। इस तरह ठोसों का एक निश्चित आयतन होता है। तो इस तरह से इनके सेंटेंस आप बड़े आराम से बना सकते हैं। मेन चीज है कि ये सारी बातें जो यहां हमने लिखी हुई हैं, ये उसमें से माइनस नहीं होनी चाहिए, ये उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट इसके सामान्य अभिलक्षण में भाग 2 के अंतर्गत हमने पढ़े थे, जो आप ठोस की परिभाषा देने के बाद लिखते हैं। अब देखो भाग 3, ठोसों के प्रकार। इस तरह से मैंने आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को समझाया था और इनके ठीक नीचे इनकी परिभाषा लिखी हुई है। ये ऊपर वाला हिस्सा तो समझाने वाला हिस्सा है और नीचे ये परिभाषाएं हैं। तो मुख्य चीज तो ये परिभाषा है। ये क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा है और ये अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा है। तो इस चीज को आप समझने के लिए नोट कर सकते हो, पर मेन टॉपिक इसके अंदर इन दोनों की परिभाषाएं रहेंगी जो इन 2 पॉइंट्स के अंतर्गत दी गई है। तो ये भाग तो समझने वाला था और ये हमारा नोट करने वाला भाग था, जिसमें ये दोनों परिभाषाएं हम देते हैं। आप चाहो तो इसको एज इट इज भी नोट कर सकते थे, जिसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो भाग 4। भाग 4 में हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर दिए। तो ये सारणी ठीक इसी प्रकार से कॉपी में बनाई जा सकती है। परिभाषा देने के बाद आप ये सारणी अपनी कॉपी में बना लें। अब परीक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो इसका एक प्रश्न तो इस प्रकार बनता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होते हैं। तो यहां 7 पॉइंटों में इनके अंतर लिखे हुए हैं। सफिशिएंट है, पर्याप्त है। परीक्षा में ज्यादातर 2 या 4 अंतर पूछे जाते हैं। अंकों के हिसाब से आप प्रश्न का उत्तर देंगे। ऊपर वाले 6 पॉइंट इसके मेन पॉइंट हैं। 7वें पॉइंट में हमने उदाहरण दिया हुआ है। तो परीक्षा में आप उत्तर दें तो ऊपर वाले 6 पॉइंटों का इस्तेमाल करें। तो उसमें मोस्टली ये होता है कि अगर 2 अंकों में प्रश्न पूछा जाता है तो 4 अंतर कम से कम लिखने होते हैं। आप चाहें तो सारे भी लिख सकते हैं, या अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई 2 अंतर लिखिए, कोई 4 अंतर लिखिए, तो आप उतने अंतर लिख सकते हैं। दूसरे तरह का प्रश्न होता है टिप्पणी का। आपसे ये कहा जा सकता है कि क्रिस्टलीय ठोसों पर टिप्पणी लिखिए। तो आप क्या करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों वाले भाग में से जो पॉइंट दिए हुए हैं, इनके सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है। अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, इनका गलनांक निश्चित होता है। इस तरह से सेंटेंस बनाकर आप अपना पैराग्राफ बना सकते हैं। तो टिप्पणी के रूप में जब आंसर दें
तो जिसके लिए पूछा गया हो, क्रिस्टलीय ठोस के लिए पूछा गया हो तो क्रिस्टलीय ठोस की, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए पूछा गया हो तो अक्रिस्टलीय ठोस पर टिप्पणी आप बनाकर लिख सकते हैं। नीचे हमने उदाहरण भी दिए हुए हैं कि इनमें क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण क्या है और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण क्या है, जिससे संबंधित एक प्रश्न भी हमने किया था। कमेंट बॉक्स में आया कि इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे, तो वो उन प्रश्नों का उत्तर भी हम इस भाग में पढ़ने जाएंगे। इस भाग में हम उन सभी प्रश्नों के जो हमने आपसे पूछे थे उत्तर भी आपको यहीं इसी भाग में मिलेंगे। भाग 5 में हमने शीतलन वक्र और समदैशिकता और विषमदैशिकता के बारे में जाना था। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में जब अंतर करते हैं तो ये कुछ पॉइंट आते हैं जिन्हें विशेष रूप से समझने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने ये पॉइंट्स अलग से लिए, क्योंकि कभी कभी इन पर भी टिप्पणी आ जाती है। शीतलन वक्र को परिभाषित किया गया है, एज इट इज आप नोट्स में नोट डाउन करें सारणी के बाद कि शीतलन वक्र क्या होता है। ये उनका ग्राफ है, किस तरह से खींचा गया था ये हमने आपको समझाया था। क्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा ग्राफ आएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा ग्राफ आएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको नोट करना था। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा टॉपिक था इसका समदैशिकता और विषमदैशिकता। समदैशिकता और विषमदैशिकता में मुख्य रूप से परिभाषा जो उनकी है और जो उनका मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर प्रश्न बनता है। इसमें विषमदैशिकता अधिकतर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। तो कुछ गुणों का उदाहरण लेते हुए हमने इसकी परिभाषा दी थी। ठीक इसी प्रकार सारणी के रूप में आप इन दोनों टॉपिकों को भी शीतलन वक्र के बाद लिख सकते हैं और इस चित्र की सहायता से हमने इसको समझा था। शॉर्ट नोट है, परिभाषा के रूप में है, तो ज्यादातर ये इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको जो चीज जिस इंपॉर्टेंस के हिसाब से पूछी जाती है, प्रश्न परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं। शॉर्ट नोट में पूछी जाती है तो हम उसके बारे में संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। अगर कोई डिटेल में पूछी जाएगी तो उसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो नोट्स हमारे मुख्यतः परीक्षा को देखते हुए परीक्षा की दृष्टि से बनाए जा रहे हैं। इसके बाद भाग 6 में हमने क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें हमने अंतराण्विक बलों के आधार पर, आकर्षण बलों के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा था। प्रारंभ में मैंने इनको डिटेल में थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था कि आणविक ठोसों में जैसे उसके 3 भाग हैं, जिसमें अध्रुवीय कैसे होते हैं, ध्रुवीय कैसे होते हैं और हाइड्रोजन आबंधित कैसे होते हैं। ये हमने अलग अलग करके पढ़ा था। टिप्पणी के रूप में पूछा जाए तो इनको आप इस चीज को सेंटेंसों में जोड़कर अपने वाक्य बनाकर उसकी टिप्पणी बना सकते हैं। पॉइंट्स ये सारे हैं, मुख्य रूप से आपको इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। पॉइंटों में चीजें जल्दी याद होती हैं, सरलता से याद होती हैं, इसलिए हमने इनको पॉइंटों में पढ़ा था। अन्यथा आप अगर इनको इस तरह से नहीं करना चाहें तो सीधा आप सारणी बना सकते हैं, जो हमने द्वितीय पेज पर बनाई थी। यह क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार की सारणी है, जिसमें चारों प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों का वर्णन है। अगर परीक्षा में किसी एक टॉपिक पे पूछा जाए तो आप उस एक टॉपिक को लिख सकते हैं, वही वाक्य बनाकर आप उसे लिखते हैं। मुख्य जो शब्द है उस वाक्य का वो यहां लिखा हुआ है, आप ये माने। जैसे भौतिक अवस्था लिखनी है या आकर्षण बल लिखना है तो हम कहेंगे अध्रुवीय ठोस में लंदन बल पाए जाते हैं। और सारणीबद्ध रूप में तुलनात्मक रूप से याद करना आसान रहता है, इसलिए हम ज्यादातर इसको इसी तरह सारणीबद्ध रूप में पढ़ते हैं। ये याद करने में आसान रहती है, पढ़ने में आसान रहती है। और इनमें ज्यादातर जो प्रश्न आता है उनमें उदाहरणों से पहचानना होता है कि वो किस प्रकार का ठोस होता है। तो ये इसमें मुख्य एक सारणी है जिसमें क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताया गया है। तो ये सारणी आपको बनानी होती है। आप अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर बताएंगे कि 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब वो चारों कौन से हैं, सीधा आप ये सारणी बना के भी बता सकते हैं। जो हमने वहां अलग अलग पॉइंटों में ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित बताए हैं, उसे ना लिखते हुए सीधे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसमें 6 भागों के अंदर नोट्स आपको किस प्रकार बनाने हैं, ये मैंने आपको यहां पर समझाया है। अब हम बात करते हैं जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे।
उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था ठोस कठोर क्यों होते हैं। कठोर यानी हार्ड। अब जब सोचो कोई भी चीज कठोर कब होगी? कठोर वो तब होगी जब उसके अवयवी कणों के बीच में गैप नहीं होगा, जगह नहीं होगी। अगर ये अवयवी कण बिल्कुल एक दूसरे से चिपट कर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समीप अगर रखे हुए हैं, तो आप इसे दबाइए, दबेगा ही नहीं, बीच में स्पेस ही नहीं है। तो अपन कहते हैं कि ठोस अगर पदार्थ है और अवयवी कण उसके अंदर हैं, तो वो अवयवी कण अगर बहुत ही पास पास स्थित हैं, इसे हम बोलते हैं निबिड संकुलित हैं। अवयवी कण बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, एक दूसरे के पास पास हैं, गति नहीं कर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। तो ये पदार्थ क्या होगा? ये पदार्थ कठोर होगा। तो इसके उत्तर में हम ये देते हैं कि ठोसों में अवयवी कण बहुत मजबूती से संकुलित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, इनमें गति नहीं होती है। तो ये पदार्थ कैसे कहलाते हैं? कठोर कहलाते हैं। अब सुनो, कोई भी चीज सॉफ्ट है। सॉफ्ट कब होती है? जब उनके बीच में स्पेस होता है। स्पंज है, स्पंज में बीच में छिद्र है, हवा भरी हुई है, तो उसको अपन दबा सकते हैं, लेकिन लोहे को थोड़ी दबा सकते हैं। तो लोहा क्या है? कठोर है। तो ये प्रश्न का उत्तर है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। इसी वीडियो में आगे मैंने इनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, यहां मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं। इसी वीडियो में आगे आपको इनका उत्तर लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसे आप नोट कर सकते हो। यहां केवल मैं इन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, उत्तर आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। अब देखो, आयतन का मतलब कोई जगह घेरे नहीं है। अब ठोसों में अवयवी कण फिक्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के समीप स्थित हैं, गति वो कर नहीं सकते हैं। तो एक फिक्स आयतन हो गया उनका, एक फिक्स जगह हो गई। तो इनका आयतन क्या हो गया? नियत हो गया, निश्चित हो गया। अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, रिक्त स्थान होता नहीं है, गति वो कर नहीं सकते हैं, तो उनका अपना एक निश्चित स्थान है जिसे उन्होंने ग्रहण कर रखा है। इसलिए हम कहते हैं कि ठोसों का आयतन कैसा है? निश्चित है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, उसमें हमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में कुछ उदाहरण दिए हुए थे, उनको वर्गीकृत करना था। मतलब एक तो हमें उसमें से छांटने थे अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, और एक हमें उसमें से छांटने थे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। जो उदाहरण दिए हुए थे, उन उदाहरणों में एक तो था पॉलीयूरेथेन, दूसरा नेफ्थलीन, तीसरा बेंजोइक अम्ल, चौथा टेफ्लॉन, एक था पोटेशियम नाइट्रेट, एक था सेलोफेन, दूसरा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, एक रेशा कांच, और एक है तांबा। तो इन्हें हमें वर्गीकृत करना है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में। तो हम इनको किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे? तो जैसा हमने बताया था, क्रिस्टलीय ठोस कौन से? जिनमें निश्चित व्यवस्था होती है अवयवी कणों की, एक निश्चित ज्यामिति होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है अवयवी कणों की, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है। उदाहरणों में हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जैसे कार्बनिक पॉलीमर्स जो हैं, बहुलक जो होते हैं, वो ज्यादातर अक्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। बहुलक यानी जिसमें बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो जो पॉलीमर्स हैं वो ज्यादातर अक्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। बहुलक जो होते हैं वो ज्यादातर अक्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। तो यहां इनको छांटने का ये तरीका है। तो उसमें हम ये बताते हैं, पहचान करने के लिए जिनके नाम में पॉली लगा हुआ हो, या हम आगे एक पाठ पढ़ेंगे अपने 12वीं क्लास में ही, बहुलक नामक एक पाठ है, उसमें बहुत सारे बहुलकों के उदाहरण दिए हुए हैं। तो वहां जब आप उस पाठ को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बहुलकों में कौन कौन आता है। और जो बहुलक होंगे वो मोस्टली आपके अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आएंगे।
तो भले ही आपको उनका सूत्र नहीं पता हो, अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें उनका सूत्र नहीं पता, जैसे पॉलीयूरिथेन का सूत्र क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन उसके नाम में पॉली लगा हुआ है तो इसका मतलब ये बहुलक है, और बहुलक होने के कारण हम बताते हैं कि ये अक्रिस्टलीय ठोस में आएगा। तो जैसे एक तो हो गया पॉलीयूरिथेन, और जिनका एक सूत्र है अकार्बनिक है वो हमारे ज्यादातर क्रिस्टलीय ठोसों में रहेंगे। अब नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन जो एक कार्बनिक यौगिक है, बहुलक नहीं है, तो ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस में आएगा, नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन क्या हुआ, एक क्रिस्टलीय ठोस हो गया नेफ्थलीन। फिर है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल भी हमारा एक क्रिस्टलीय ठोस हो गया, बेंजोइक अम्ल, ये भी बहुलक नहीं है, तो ये हमारा कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन, तो ये हमारा एक बहुलक होने के कारण टेफ्लॉन जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। फिर इसके बाद में आता है पोटेशियम नाइट्रेट, अकार्बनिक यौगिक है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा वो हमारा क्रिस्टलीय ठोसों में आएगा। सेलोफिन, सेलोफिन एक बहुलक है, ये अपने प्लास्टिक की जो पन्नी होती है जिसको अपन सेलोफिन बोलते हैं वो है, कवर चढ़ाने के काम आती है, पतली जो पॉलिथीन है, सेलोफिन हो गया, बहुलक है, इसलिए ये अक्रिस्टलीय ठोसों में आएगा। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी भी कहते हैं इसको, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्लोराइड, ये भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस हो गया क्योंकि ये भी एक बहुलक है। फाइबर ग्लास, रेशा फाइबर बहुलक होते हैं, रेशा कांच भी एक बहुलक है, तो ये भी एक हमारा अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। तांबा धातु है, ये हमारा क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आएगा। तो बहुलकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें बहुलक वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में आएंगे ये सब। क्रिस्टलीय ठोसों में हमारे नॉर्मल यौगिक जो होते हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं ज्यादातर, कुछ कार्बनिक यौगिक भी हैं जैसे नेफ्थलीन है, बेंजोइक अम्ल कार्बनिक यौगिक है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत करते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला जो प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें एक पूछा गया था कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? तो हम आते हैं नंबर 1 बात, कांच में एक तो द्रवों के समान बहने का गुण होता है, प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये बहुत मंद होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलती है। किसी पुराने जमाने की किसी किले की खिड़की को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसका निचला सिरा थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो वो बहने के कारण होता है। बहने के कारण वो ऊपर से थोड़ी सी पतली हो जाएगी, नीचे से थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, पर इस काम में बहुत ही हजारों साल लग जाते हैं। तो बहने की जो प्रवृत्ति है, इसके प्रवाह की जो प्रवृत्ति है, वो बहुत ही मंद है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि कांच में अवयवी कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। मतलब हम ये कहते हैं कि जैसे कोई द्रव है, उसको बहुत ज्यादा ठंडा करके जमा दे, तो जहां अवयवी कण उसके थे वो वहीं के वहीं जम गए, कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं बनी, कोई नियमित व्यवस्था नहीं बनी। तो हम कहेंगे कि ठीक इसी प्रकार से कांच में भी अवयवी कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमने कांच को एक अतिशीतित द्रव माना है, सुपर कूल लिक्विड, एक ऐसा द्रव जो बहुत ठंडा करके जमा दिया गया, जिसमें अवयवी कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो ये वो 4 प्रश्न थे जो हमने आपसे पूछे थे, और इन चारों प्रश्नों के ये उत्तर थे। आगे इसी वीडियो में ये चारों प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं, आप उन्हें अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लें। इसके अलावा फिर कुछ पार्ट 6 से संबंधित, क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं, इन्हें आप करने का प्रयास करें। तो इसके लिए आप आगे वीडियो को देखें और इन प्रश्नों को और इन उत्तरों को समझने का प्रयास करें।